हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे किंगडम किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक का पार्ट 2 क्लास 6 का। तो पार्ट 1 में हमने किया था कि जो रूलर्स हैं वो जो लोग हैं वो रूलर्स कैसे बन गए, और जो क्या नाम है, उन्होंने मतलब अपना जो राज्य है वो कैसे बढ़ाया। और वर्णों के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, जैसे वहाँ पे कितने प्रकार के वर्गों में जो उनके राज्य थे वो डिवाइड हुए हुए थे, और उनका क्या काम था, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, और मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि अभी तक कि लोग वहाँ पर कैसे कैसे थे और किस तरह का व्यापार करते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये वर्न्स थे, इसमें जो लोग थे वो कितनी उसमें डिवाइड हुए हुए थे। तो द प्रीस्ट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्न्स एंड ईच वन हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। तो इस सोसाइटी में 4 तरह के ग्रुप बनाए गए थे जिनको हम वर्ण बोलते हैं। ईच वन हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, और हर वर्ण का अलग अलग काम होता था। वर्ण मीन्स वर्ग, ग्रुप बना दिए थे। कि अभी तो मैंने आपको बताया कि उसमें इस तरह के लोग रहते थे। कोई हर्डर था, कोई अपना फिशिंग का काम करता था, कोई कुछ काम करता था, लेकिन इन सारे कामों को उन्होंने वर्गों में डिवाइड किया। तो वो वर्ग कौन कौन से थे? ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण थे वो क्या काम करते थे? स्टडी का काम करते थे। अच्छा, उसके बाद टीचिंग का काम करते थे, यज्ञ परफॉर्म करते थे। और जो क्षत्रिय क्या करते थे? बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, वो लड़ाई करके लोगों की रक्षा करते थे। उसके बाद है वैश्य क्या काम करते थे? ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स का काम करते थे। उसके बाद है शूद्र क्या काम करते थे? हु हैड टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स। दे वर क्राफ्टमैन, लेबर्स, गैदरर्स एंड पीपल हु डिड बरियल्स एंड क्रिमिनेशन, जिनका सिर्फ यही काम होता था कि वो क्रिमिनेशन के लिए यूज़ किए जाते थे लोग, या फिर वो दफनाने में काम करते थे। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, दे वर लेटर कंसीडर अनटचेबल, तो इनको छोटी जाति का समझा जाने लगा। फिर है हमारा आगे कि जो हमारे ये जितने भी ये हुए उसमें क्या था? दीज वर्न्स वर इनिशियली made according to the work people did and their capabilities, but later on worns were decided according to the birth. If one's father and mother are Brahmin, one would automatically become a Brahmin. अब अगर कोई ब्राह्मण है तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये जो वर्ण थे वो इन्हीं कामों के लिए बना दिए गए। तो बार बार वो उसको चेंज नहीं करते थे। ये नहीं है कि अगर आज एक इंसान हर्डर है तो कल को वो ब्राह्मण बन जाएगा, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने मतलब उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्गों में डिवाइड कर दिया, और जैसे जैसे उनके आगे वंश बढ़ता गया तो वो वंश जो था, जैसे अब ब्राह्मण के घर में अगर कोई बेटा या बेटी हुई तो वो ब्राह्मण ही कहलाता था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनके ब्राह्मण बन गए, और इसी तरह हर्डर्स बन गए, इसी तरह शूद्र, वैश्य, ये सब बन गए। तो आगे क्या हुआ? वुमेन वर ऑल्सो लेटर ऑन नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। पहले क्या होता था कि जो वुमेन थी वो उनको अलाउड नहीं था कि वेद पढ़ना। एंड दे वर ऑल्सो ट्रीटेड लाइक शूद्र, और उनको कैसे ट्रीट किया जाता था कि वो एक छोटी जाति की हैं। दे टू वर कंसिडर टू हैव द ड्यूटी टू सर्व देयर हस्बैंड एंड स्माइल्स। बस उनका यही काम होता था कि अपने हस्बैंड को खुश रखना और अपने घर का काम करना। उसके बाद है हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में। तो जो जनपद है वो क्या होता था? जनपद क्या थे? जनपद में ये था कि
The rajas who performed these big sacrifices were now encouraged, recognized as being rajas of Janpad rather than Jans. The word Janpad literally means the land where Jan set their foot and settle down. अब जो जनपद था, जनपद कैसे बने थे? जो राजा थे उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने बहुत मतलब कि सेक्रीफाइसेस भी किए, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि जो राजा थे वो अपना स्टेट बढ़ाने के लिए क्या करते थे, दूसरे राज्यों पे कब्जा करते थे, और जैसे जैसे वो दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करते थे तो वो महाराजा बन जाते थे, तो उनको हम बोलते थे महाराजा। तो जब ये सेक्रीफाइसेस होने लगे तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर जनपद बनने लगे। तो वो जो जनपद थे जहाँ पर लोग आकर रहने लग जाते थे, जहाँ वो सेटल डाउन हो जाते थे, वहाँ पर जनपद बन जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटिव अ नंबर ऑफ settlements in these जनपद such as किला in Delhi, हसनापुर near मेरठ एंड। अब ये देखिए आप, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इसके बहुत ज़्यादा तथ्य मिले हैं कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होती थी जनपद की, तो जैसे कि जो किला है वो दिल्ली में है और हसनापुर जो है वो मेरठ के नियर थी, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से ही एविडेंस मिले हैं। अब है आगे हमारा कि जो लोग थे वो लोग कैसे रहते थे, उनको ये भी एविडेंस मिले हैं कि जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और क्या पालते थे, गायें वगैरह कैटल्स को पालते थे, तो उनको ये एविडेंस मिले हैं। अब आगे आता है महाजनपद। तो महाजनपद क्या था? अबाउट 2500 years ago some जनपद्स became more important than other and were known as महाजनपद। तो आज से लगभग 2500 साल पहले जो जनपद थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे एंड वर नोन एज महाजनपद। तो अभी मैंने आपको बताया कि महाराजा बनने लग गए थे तो उनको हम बोल देते थे कि महाजनपद हो गए। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। तो उन्होंने मतलब कि जनपदों की जैसे 10 जनपद मिल गए तो वो 10 जनपदों की एक सिटी कैपिटल बना दी थी। जैसे अब हमारा इंडिया है, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो इसी तरह उन्होंने कैपिटल बना दी थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। दिस मीन्स दैट वॉल्स ऑफ ब्रिक्स, वुड और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। तो उन्होंने जब बहुत सारे जनपद मिल जाते थे और उनकी एक कैपिटल हो जाती थी तो उनको ये नीड हुई कि उसको हमें कवर करके रखना चाहिए। तो बड़े बड़े उन्होंने किले बना दिए। वो किले क्या उनको वो शो करते थे, उनकी अमीरी को शो करते थे कि वो राजा कितना अमीर है, उनका स्टेटस शो करते थे। उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी, फिर उनको फील हुआ कि यहाँ पर ब्रिक्स होनी चाहिए बहुत बड़ी बड़ी, तो उन्होंने ब्रिक्स की दीवार बना दी। और इस दीवार का क्या फ़ायदा हुआ कि जो लोग, कुछ लोग अंदर आ गए हैं तो वो बाहर नहीं जा सकते और बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, जिससे कि उनको लोगों को संभालना इजी हो गया। और जो राजा थे उनका जितना बड़ा किला होता था उतना बड़ा उनका स्टेटस भी उन्हीं किलों से जाना जाता था। तो जैसे जैसे किले बढ़ते गए और उनका जो एक तो वो किले जो थे उनको दूसरे क्षेत्र के राजा के साथ उनसे रक्षा करते थे।
क्योंकि अगर कोई सेना आ रही है तो उसका दरवाज़ा या गेट बंद कर देते थे, इतने में वो सेटल हो जाते थे, युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे, तो उनसे युद्ध करते थे। तो ये जो किले थे वो उनकी रक्षा भी करते थे और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी और जो दीवारें थी वो बहुत मजबूत बनी हुई थी। इससे क्या होता था कि उनकी जो जनता थी वो सेफ रहती थी। आगे हम पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में कि टैक्सेस क्या होते हैं। तो जो टैक्सेस है, एज अ रूलर्स वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अब जो ये टैक्स थे, ये टैक्स क्यों भरे जाते थे? टैक्स इसलिए भरे जाते थे कि जो उनका पहले जो टैक्सेस होते थे वो रेगुलर बेसिस पे नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया था, जो टैक्सेस थे वो रेगुलर बेसिस पे लेने लग गए थे। बिल्डिंग ह्यूज क्योंकि जो राजा थे उनको बड़ी बड़ी इमारतें या अपनी बिल्डिंग्स, किले बनाने के लिए और अपनी बहुत बड़ी आर्मी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत रिसोर्सेज और पैसों की ज़रूरत थी। तो सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो वो रेगुलर टैक्स से ही पॉसिबल था। तो जो युद्ध होते थे वो क्यों होते थे? वो टैक्स के कारण ही होते थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स था वो क्या था कि जो क्रॉप्स पर लगता था। यूजली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो 1/6 जो टैक्स था वो यूजली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। दिस वॉज नोन एज भागा और द शेयर। तो मतलब कि 1/6 जो पार्ट होता था वो उनको टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था। इसको हम भागा और शेयर भी कहते थे। हाँ, तो अब हम करेंगे अ क्लोजर लुक मगध एंड वज्जी। तो जो क्लोजर लुक था मगध का और वज्जी का, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो इसमें क्या था, जो मगध था, मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद ऑफ दिस टाइम। जो मगध था वो बहुत मतलब कि इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपद के रूप में सामने आया। मैनी रिवर्स सच एज, बहुत सारी यहाँ से जो रिवर्स थी ना, वो भी यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती थी, जैसे कि गंगा नदी है। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सन फ्लोड थ्रू मगध। तो जो गंगा नदी थी वो भी मतलब कि गंगा नदी के जैसी बहुत सारी नदियाँ थी जो वहाँ से होकर गुजरती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर, और ये किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? ये ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर मतलब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। वाटर सप्लाई इसमें नदियों के कारण बहुत अच्छा होने लग गया। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और ये नदियों के कारण ही जो धरती थी वो उपजाऊ होगी। एलिफेंट्स हु लिव्ड इन द मगध फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी। जो एलिफेंट्स थे, जो मगध के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर बहुत मतलब कि एलिफेंट मिलते थे, पाए जाते थे। तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि उनको कैप्चर करके अपनी आर्मी का एक हिस्सा बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो एलिफेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है, तो जिसके कारण उनकी जो आर्मी थी वो भी पावरफुल होगी। और उन्होंने इसका जो हिस्सा उनसे मतलब ये था कि अगर वो एलिफेंट के साथ जाते थे तो एलिफेंट जो था उनकी मतलब उनकी आर्मी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। फिर उसमें उनके पास बहुत सारा मतलब लोहे के खदान भी थे, तो वो खदान उनके लिए एक वरदान की तरह साबित हुए।
वो कैसे, क्योंकि जो लोहे के खदान थे उससे उनको बाहर से टूल्स वेपन्स वगैरह नहीं मंगवाने पड़ते थे, तो क्या वो उन्हीं खदान जो लोहे की खदानें थी उनसे उन्होंने टूल्स और वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब आगे है रूलर्स ऑफ मगध। अब यहाँ पर रूलर्स कौन से हुए? टू वेरी पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध वर बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु who used all possible means to conquer other जनपद। तो ये जो रूलर्स थे ना, ये इसमें सबसे ज़्यादा 2 रूलर जो थे वो पावरफुल रूलर्स वो सामने आए, वो थे बिम्बिसारा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है बिम्बिसारा की, ये रूलर था, और अजातशत्रु, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। मतलब कि इन्होंने अपनी पावर के साथ जो मगध था वो उसको बहुत ही एक्सटेंड किया। तो ये बहुत फेमस जो रूलर है वो सामने बनकर आए हैं हमारे। उसके बाद है महापद्मा नंदा was another important ruler who extended his control up the northwest part of the subcontinent। तो जो महापद्मानंदा था वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसने मगध को बहुत एक्सटेंड किया, और नॉर्थ वेस्ट जो उसका पार्ट था उसमें सब कॉन्टिनेंट जो थे वो मिले, और उसके कारण ही उसने जो ये मगध था उसको एक्सटेंड किया। अब है राजगृह। राजगृह जो थी ना इन बिहार वॉज कैपिटल ऑफ मगध। जो राजगृह है जो बिहार में स्थित थी वो कैपिटल थी इसकी मगध की। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, फिर उसका नाम बाद में पाटलिपुत्र हो गया, और प्रेजेंट डे में हम उसको पटना के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने ये लेसन को जब आप 1, 2, 3 बार देखोगे तो आपको क्वेश्चन भी इसी में से बड़े इजीली समझ आ जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।